नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजते ही एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जहां एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बागी नेताओं का नुकसान झेलना होगा, वहीं बीजेपी में बाहर से आए नेताओं ने टेंशन दे रखी है। लेकिन झारखंड में बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। इधर राहुल गांधी हरियाणा और जम्मू कश्मीर हार का जवाब झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव से देने की फिराक में है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में देर से चुनाव प्रचार में उतरे राहुल की अकल ठिकाने लग चुकी है। शायद यही वजह है कि इस बार वो झारखंड और महाराष्ट्र में जल्द चुनाव प्रचार के मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की राह आसान नहीं है। दोनों राज्यों में राहुल को अमित शाह की रणनीति से लड़ना होगा। तो झारखंड में क्या है महागठबंधन के सामने चुनौतियां? क्यों महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मचा है बवाल? क्या कांग्रेस को मंजूर नहीं है उद्धव का नेतृत्व? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। झारखंड को लेकर जो खबरें आ रही हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो कांटे का होने वाला है। देखिए, हम लोगों ने 3 दिन पहले ही जो खबर दी थी सीट बंटवारे को लेकर के, उसकी पुष्टि आज ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है बाकी चैनलों पे कि किस तरीके से एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया, किस तरीके से 2 सीट जेडीयू के पास, एक चिराग पासवान के पास और बाकी की सीटों के ऊपर आजसू जो 9 सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगी और बाकी की सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अब दिक्कत क्या है वहां पे? दिक्कत यह है कि वहां पे एक ऐसी सरकार है जिसने कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस पार्टी का ये तो अनसेड रूल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये अनसेड रूल है। 5 साल सरकार में रहते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय। कारण आपके पास कहने को कुछ होता नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए परेशानी इसलिए भी है कि वो अब तक ट्राइबल नॉन ट्राइबल प्लैंक के ऊपर चुनाव को वो बांटने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी साथ में आ जाती है तो कुछ और हो जाता है। लेकिन इस बार जो आपने चुनौती की बात की, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो सबसे बड़ी चुनौती ये है, जो कल्हान रीजन है, वो उनके हाथ से वो निकला कहना उतना उचित नहीं होगा। लेकिन उन इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो ट्राइबल पॉलिटिक्स करती थी, उसकी जो धार है, उसका जो तेज है, उसका जो पैनापन है, वो खत्म हो चुका है। बाकी बचा कल्हान रीजन के बाहर का, जैसे हजारीबाग का एरिया हो गया, बोकारो का एरिया हो गया या धनबाद का एरिया हो गया, टाटा का जो अर्बन इलाके हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, वहां ये सारी चीजें चल नहीं पा रही है। और एक और इलाका जो संथाल परगना, गोड्डा, देवघर, ये जो इलाके हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है। और खास करके ये कहना पड़ेगा, चूंकि वो एक ट्राइबल व्यक्ति नहीं है, निशिकांत दुबे जी, अदरवाइज उनके काम की जो प्रशंसा आप देखिए, इस आदमी ने ये कहा कि मैंने इतना किया है कि मैं प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलूंगा, और जिसको यहां आकर के प्रचार करके हमें हराने की कोशिश करनी है, आप आकर के हरा दो, आराम से जीते वो चुनाव। तो काम भी है, मोदी का नाम भी है, और सबसे बड़ी दिक्कत एंटी इनकम्बेंसी भी है। दूसरी जो समस्या है, एक तो जो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का ये जो बाइफर्केशन, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत पाती है अपनी अलायंस पार्टी के साथ। दूसरा एक और स्टेपनी कांग्रेस पार्टी, उसकी दिक्कत ये हो गई है कि जिसका वो शिकायत लेकर के चले गए थे कि वहां पे आपने मुसलमानों के हाथ में आपने पूरी की पूरी पार्टी दे दी है। ये एक समस्या है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें, कुछ खबरें नेशनल मीडिया में नहीं आई, लेकिन रांची हो, दुमका हो, कई जगहों पे कभी हनुमान जयंती के ऊपर
बवाल मचता है, कई सारे छुटपुट इस तरह की घटनाएं घटी है। और कांग्रेस पार्टी, उसके इंचार्ज भी कश्मीर का आदमी है, वो मीर साहब को वहां पे इंचार्ज बना करके रखा हुआ है। और एक के बाद एक जो मंत्री वगैरह जो बनाया गया वो भी मुस्लिम कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिचुएशन को बेहतर बनाती है कि आप हिंदुओं को इकट्ठा कर लो, नॉन ट्रैवल और ट्रैवल के अंदर सेंधमारी हल्की से कर दो, तो आप तो वैसे ही आराम से 2/3 मेजोरिटी की तरफ जो है बढ़ जाओगे। यही इस वक्त की सही कंडीशन है। तो झारखंड के हैं ये सियासी समीकरण, लेकिन जो बड़ा मुद्दा जो बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हिंदुत्व के सहारे बीजेपी अपनी वैतरणी पार करना चाह रही है और राहुल गांधी का झारखंड जाना, क्या यहाँ पर वो कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? देखिए, कांग्रेस तो पहले ही सरेंडर के बोर्ड में आ चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले चुनाव के में जितनी सीटें पर चुनाव लड़े थे उससे भी कम सीटों पर मानने के लिए तैयार है, एडजस्ट कर रही है। कांग्रेस का मोरल डाउन हो चुका है क्योंकि अब बात चल रही है कि नहीं और पार्टियों को साथ में जोड़ो इंडी अलायंस के अंदर। कांग्रेस पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है हम अपनी सीटें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, यानी 29 सीटों पर मान चुकी है कांग्रेस और अपने कोटे की 2 सीटें माले को दे रही है, सीपीआई-एमएल को। अब माले उनकी सीटों पर कब्जा जमा के बैठी है। राजद भी कह रही है कि हमको भी 1-2 सीटें ज्यादा दीजिए, और वो भी एडजस्ट इन्हीं लोगों के बीच से कराया जाएगा। मतलब कांग्रेस ने मान लिया है कि जो झारखंड के कांग्रेस के नेता दिल्ली आकर बोल रहे थे कि भाई इस बार हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, आप नेगोशिएट कीजिए कि कम से कम बराबर की सीटें हमारे और हेमंत सोरेन की पार्टी के बीच हो। मतलब 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, आप आ गए 29 सीटों पर। और इसलिए हेमंत सोरेन ने आकर राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि आपके नेता क्या बोल रहे हैं। वहां बोल रहे हैं कि हम 25 सीटें से ज्यादा अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, अगर हमें नेतृत्व स्वीकार नहीं है तो फिर हेमंत सोरेन अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये चेतावनी देकर गए थे। 2 दिन में ही पूरी तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई क्योंकि हरियाणा में चुनाव भी हार चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस की तैयारी का लेवल यही देखा जा सकता है। और जहां तक हिंदुत्व के मुद्दे की बात है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के किस स्टेट में हिंदुत्व की बात नहीं करती चुनाव के दौरान? और हिंदुत्व तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है। ये संघ से निकली हुई पार्टी है और यहां हिंदुत्व के अलावा कोई और अपीजमेंट के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। आप तमिलनाडु के चुनाव में देखिए, जहां पर हिंदुत्व की कोई चर्चा नहीं होती थी, वहां भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी हिंदुत्व की लहर चलाने की कोशिश की गई। भले ही चुनाव का परिणाम जो भी हो, केरल में क्या होता है, जहां पर इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, वहां भी वो अपना मुद्दा नहीं छोड़ती है। उत्तर प्रदेश में, जहां पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की एक अच्छी खासी आबादी है। कई लोकसभा सीटों पर 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही है। तो हिंदुत्व का मुद्दा तो कोर मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन झारखंड में जो डेमोग्राफी बदल रहा है उसको कम से कम सही मोड़ पर लाने के लिए एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है और उसमें बड़ी भूमिका अमित शाह और मोदी की रही है, जिन्होंने चुना वहां पर किसे, हिमंता बिस्वा शर्मा को। और उन्होंने 1 महीने के अंदर झारखंड को ऐसे मोड़ दिया कि जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वहां पर ट्राइबल नॉन ट्राइबल का जो गैप था वो भी खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। मुस्लिम और हिंदू होना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ तो और रणनीतियां हैं ही भाजपा की। पहले लंबे समय तक झारखंड में काम करती रही है, संगठन मजबूत है और ट्राइबल लीडर इनके पास ज्यादा हैं, मुंडा हो या मरांडी हो, और अब तो सोरेन भी आ गए, तो सोरेन वर्सेस सोरेन भी है। तो इस तरीके से भाजपा एक मजबूत किलेबंदी के साथ झारखंड का चुनाव लड़ने जा रही है। उसमें कांग्रेस और झामुमो ये दोनों को कई चुनौतियों को सामना करना है, एंटी इनकम्बेंसी सहित। इसलिए वहां पर ये कांटे की टक्कर तो बता ही नहीं जा सकती।
टक्कर देने के लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रयास करना पड़ेगा। मतलब झारखंड में कांग्रेस को अभी और ज्यादा मेहनत करनी होगी, मेहनत के लिए वक्त भी नहीं है, लेकिन बीजेपी मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा चुनाव जीतने के बाद जो जोश में बीजेपी है, तो लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर सीटों को लेकर खींचतान है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच जो तनातनी है, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जो राजीव ने बात कही झारखंड में जी, कि कैसे कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर रही है, वो सरेंडर महाराष्ट्र में भी करती नजर आ रही है। कहां नाना पटोले और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लीडर आज से 1 महीने पहले ये कह रहे थे कि हमारे पास कम से कम 150 सीटें आनी चाहिए, 150 सीटें, और बाकायदा कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि 127 तो हमारा पूरा का पूरा बनता है, इस पे तो कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं, और बाकी की सीटों के ऊपर चूंकि हमारा परफॉर्मेंस पहले बेहतर रहा है और जिस तरह का स्ट्राइक रेट लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का बेहतर रहा है, तो हम तो शिवसेना को इतनी सीटें नहीं देंगे। इस प्रिमाइस से, इस आधार पे ये सारी चीजें हुई। अब जरा मैं पार्टी के अंदर क्या चलता है उसको आपको बताने की कोशिश करता हूं। जी, जब आप ये कहते हो, कोई भी पार्टी है, जब आप ये कहते हो कि ये 127 सीटें हमारी है, तो 127 सीटों में आप कहोगे कि ये सीटें, क्योंकि फिर तो वो कैलकुलेट भाई कौन सी सीटें, पार्टी के अधिकारी, पार्टी के लोग, पार्टी के सारे, वो 1 साल चुनाव के 1 साल पहले से ही वहां पे हर पार्टी में उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। एक उम्मीदवार नहीं होता, एक कंस्टिट्यूंसी में 4-5 लोग जो है वो मेहनत करते हैं, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, वो ग्रीन सिग्नल लेते हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो बोलेंगे आप ग्राउंड वर्क शुरू करो, तो 3-4 लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद उनमें से किसी एक को टिकट मिलता है। ठीक, अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। अब 127, मैं 150 की जो बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन जिन 127 के ऊपर पूरा कब्जा जमा करके आपने कहा, तो ये जो 127 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के हर जगह 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 उम्मीदवार, तो आपने 1 साल में उनसे खर्च भी करवाए, प्रोग्राम भी करवाया, पार्टी में फंडिंग भी करवाई, उनका टाइम भी लिया, एनर्जी भी लिया और पैसा भी लिया। ठीक, अब क्या खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी 100 के ऊपर लड़ेगी। यहां मामला फंसेगा। 27 सीटों का क्या होगा? 27 सीटों का क्या होगा? ये 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के वो जो लोग जिन्होंने खर्च किया, जो सब कुछ किया, वो अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो क्या शिवसेना के उम्मीदवार के लिए कैंपेन करेंगे? ये कौन सी राजनीति राहुल गांधी करवा रहे हैं, ये समझ के बाहर है। और इसीलिए ये जो सीटों को लेकर के इतना बवाल मच रहा है, क्योंकि नाना पटोले भी और बाकी लोग भी, थोराट साहब भी बैठते होंगे, भाई इस सीट के ऊपर शिवसेना करे भाई हमें दीजिए, और वो कहते होंगे अरे भाई इस यहाँ पे अगर हम आपको दे देंगे, तो उनके दिमाग में बैकअप द माइंड क्या चल रहा होगा कि भाई ये 4-4 लोग तो इतना साल भर खर्च कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये पैसे भी पहुंचा गया, तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि लीडरशिप अगर कॉम्प्रोमाइज करेगी महाराष्ट्र के अंदर, तो आप ये समझिए ये मामला हरियाणा का नहीं है। हरियाणा में क्या था कि भाई सैलजा का आदमी को टिकट मिले या सुरजेवाला को या हुडा को, ये सब कौन है? ये सब कांग्रेस के ही लोग हैं। और अगर यहां स्थिति क्या है कि आपको ये टिकट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह यह नहीं कि पार्टी के किसी दूसरे लीडर को मिल रहा है, आपके दोस्त को मिल रहा है, या 20 साल से जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, ये तो कोई और लेकर के जा रहा है जिसके खिलाफ आप आज तक लड़ रहे थे। तो इतना आसान नहीं है। ये जो टीवी वाले, ये सर्वे वाले, ये जो खटाखट आंकड़े दिखाते हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट।
बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में भी यहाँ पर रणनीति कांग्रेस की फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में ना सिर्फ यहाँ पर सीट शेयरिंग बल्कि सीएम फेस को लेकर भी टकरार तेज हो गई है और इसके साथ साथ अखिलेश यादव और ओवैसी भी कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात चल रही है या सीएम फेस की बात चल रही है, ये अघाड़ी की अपनी समस्या है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अघाड़ी में सीटों को लेकर कितना दबाव है। अब सीटों को लेकर ही दबाव है तो सीएम फेस को लेकर भी दबाव रहेगा। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, उसकी भी रणनीति की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव इन दोनों के बीच लड़ना है। और भाजपा ने जो रणनीति बनाई है और अमित शाह ने जो जिम्मेदारी ली है महाराष्ट्र की, वो बड़ा संकेत दे रहा है। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा कि जिस तरीके से शिंदे साहब की बात करते हैं, हमने इनको सीएम बनाया, पिछली बार हमने हार स्वीकार कर ली, हमने मान लिया कि हमें जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया, हालांकि एनडीए को दिया था, शिवसेना ने हमें धोखा दिया, लेकिन फिर भी अकेले बहुमत नहीं मिला, हम हार मान लिए और सीएम की कुर्सी मिली भी तो हमने शिंदे को दे दिया। अब ये बता रहे हैं कि हमने तुम्हें कुर्सी दी है, इस बात की चर्चा हो रही है। संजय राउत भले ही आग लगाने का काम कर रहे हैं और आग लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देखो अमित शाह ने कह दिया आगे शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि देखो हमने तुम लोगों के ऊपर कितना एहसान किया है, अजीत पवार के ऊपर एहसान किया है, क्योंकि हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाते तो तुम अपने चाचा से नाराज थे, हमारे साथ आए, हमने एक्सेप्ट किया, उसका नुकसान भी झेलना पड़ा और लोकसभा चुनाव में आपके वोट नहीं मिले। ये संकेत है साफ तौर पर। पिछले चुनाव में भी जब शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 124 सीटें शिवसेना ने चुनाव लड़ने के लिए लिया था। उसमें 164 सीटों में से 150 सीटों पर भाजपा लड़ी, 14 सीटें अपने छोटी छोटी पार्टियों को बांट दिया अपने कोटे से कि हम अलायंस को और मजबूत करेंगे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यह संकेत दिया है, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, आप लोग ये मान लो कि हमारे साथ चलना है या फिर हमारे साथ विवाद के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसलिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। गठबंधन रहे ना रहे इसकी चिंता नहीं है, इसलिए बार्गेनिंग करने की स्थिति में न तो अजीत पवार हैं और न ही एकनाथ शिंदे हैं। दोनों शांत बैठे हुए हैं कि अभी लंबे समय तक इनके साथ चलना है तो हम इनके पीछे पीछे चले। छोटी मोटी खबरें जो मीडिया में आती रहती है कि अजीत पवार नाराज हो गए, एकनाथ शिंदे नाराज हो गए, वो नाराजगी के स्थिति में है ही नहीं। उन्होंने मान लिया है कि आप जो देंगे हम लेंगे, क्योंकि आप पर भरोसा है, आप कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकते। इसलिए भाजपा ने एक एक रीजन में अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है और उसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ेगी। ये जो अघाड़ी वाले लड़ेंगे झगड़ेंगे या एक साथ भी मजबूती से आने की कोशिश करेंगे, इस बार वो किला भारतीय जनता पार्टी फतह कर चुकी है। बिल्कुल, तो बीजेपी की यहाँ पर कहें झारखंड हो या महाराष्ट्र, दोनों तरफ से ही मजबूती की खबरें आ रही हैं। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ ही यहाँ पर दोनों राज्यों में राजनीतिक दलों की साख भी दांव पर है। लेकिन हरियाणा में शानदार जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में फिलहाल एनडीए की ताकत दोनों राज्यों में ज्यादा आंकी जा रही है, जबकि इंडिया अलायंस के उनके अपने ही सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है और किसे नकारती है, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।